गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 2 का अध्ययन किया था, जिसमें हमने कुछ मुख्य बिंदु को समझा था। उस पाठ में हमने एक तो आखेटक खाद्य संग्राहक यानी इस शब्द का अर्थ क्या होता है, जो आरंभिक मानव था उसको क्या नाम दिया था, आखेटक खाद्य संग्राहक। क्यों दिया था? क्योंकि आखेटक यानी वो शिकार करते थे और खाद्य संग्राहक यानी वो खाने की सामग्री को इकट्ठा किया करते थे, इसलिए उन्हें ये नाम दिया गया था। उसके बाद में हमने समझा था कि आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते थे, उसके हमने 4 मुख्य कारण पढ़े थे। उसका पहला कारण हमने ये पढ़ा था कि वो जब उनके आसपास के पेड़ पौधे और जानवर ख़त्म हो जाते थे तो वो भोजन की तलाश में दूसरी जगह चले जाते थे। दूसरा कारण हमने पढ़ा था कि जो जानवर हैं वो अपने शिकार के लिए या फिर जो मवेशी हैं वो चारा ढूंढने के लिए दूसरी जगह पर जाते थे और जो आखेटक होते थे वो उनके पीछे चले जाते थे। तीसरा कारण हमने समझा था कि पेड़ों और पौधों में फल फूल जो है अलग अलग मौसम में आते हैं और इसलिए लोग जो है उसकी तलाश में अन्य जगह पर चला जाता था। और चौथा कारण हमने पढ़ा था कि पानी के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है, तो कुछ मौसम में नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता और कुछ समय में झीलों और नदियों में जो पानी है वो बारिश में ही मिलता है, तो इसलिए भी जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। उसके बाद में हमने आरंभिक मानव के औजार, जो वो पत्थरों से औजार बनाते थे, उनके बारे में जाना और समझा। फिर रहने की जगह निर्धारित, उसके अंतर्गत हमने ये भीमबेटका नामक स्थान और कुरनूल की गुफाएं, इनके बारे में भी जाना था। और हमने जो है भित्ति चित्र पर जो चित्र दिखाई दे रहा है उससे अंदाज़ लगाया जाता है कि आरंभिक मानव जो था वो किस तरह शिकार करता था। अब आज हम इस पाठ को आगे पढ़ेंगे। एक बिंदु हमने पढ़ा था आग की खोज के बारे में, यानी जो आरंभिक मानव था, जो हमने कुरनूल गुफा में देखा था कि उसमें कुछ प्राग के अवशेष मिले और जिससे ये अंदाज़ लगाया गया कि आरंभिक जो मानव था उसने आग की खोज कर ली थी और वो आग का जो उपयोग है वो किया करते थे। वो किस लिए करते थे आग का उपयोग? वो आग का उपयोग जो है भोजन बनाने के लिए, प्रकाश के लिए या मांस भूनने के लिए या जानवरों से अपनी रक्षा के लिए करते थे। अब आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, यानी आरंभिक मानव तो आग का उपयोग किस लिए करता था? प्रकाश के लिए या मांस को भूनने के लिए या खतरनाक जानवर जो है उनसे अपनी रक्षा के लिए। और आज हम किस लिए उपयोग करते हैं? आज हम आग का उपयोग भोजन को पकाने के लिए, फैक्ट्रियों में धातु को पिघलाने के लिए या फिर सर्दी से बचाव के लिए हम आग का प्रयोग करते हैं। और कई प्रकार की जो मशीनें हैं, कारखानों में मशीनों को चलाने के लिए भी उनका प्रयोग किया जाता है। लोहार जो है वो अपने औजार बनाने में भी प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार पहले का मानव और आज आग में अंतर आ गया। आग का उपयोग उन्होंने भी सीखा था और आग का उपयोग आज भी होता है। अब हम आगे का जो बिंदु है पढ़ेंगे नाम और तिथियाँ। जिस काल के बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं उसको पुरातत्वविदों ने अनेक नाम दिए, जैसे कि आरंभिक काल को उन्होंने पूरा पाषाण काल कहा और ये पूरा पाषाण काल 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्राचीन, पुरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर, और यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। यानी जो पूरा पाषाण उन्होंने नाम दिया वो 2 अक्षरों से बना है, पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यानी 20 लाख साल पहले से कितना माना जाता है? 12,000 साल पहले। इस काल को भी 3 भागों में, यानी पूरा पाषाण को भी 3 भागों में बांटा गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की जो लगभग 99% कहानी है
यानी हम जो अपने इतिहास के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में या अपने अतीत के बारे में जो जानकारी हासिल करते हैं वो इसी काल के दौरान घटित हुई थी। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, यानी जिसमें हमें पर्यावरण से संबंधित बदलाव मिलता है, उसे क्या कहा जाता है? मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना जाता है। यानी जो हमारा पर्यावरणीय बदलाव है उसका समय कितना? लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना गया है। और इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, यानी जो औजार थे वो छोटे होते थे, और इसीलिए इन्हें माइक्रोलिथ यानी क्या कहा जाता है? लघु पाषाण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो औजार होते थे, पाषाण, लघु यानी छोटा, पाषाण यानी पत्थर, जो पत्थर के छोटे औजार बने हुए होते थे, इसलिए इसे क्या कहा गया? लघु पाषाण। इन औजारों में वो किसका प्रयोग करते थे? जैसे हड्डियों का या लकड़ियों के मुट्ठे, उनको लगाकर वो हाशिया, आरी जैसे औजार मिलते थे। और साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। यानी इस समय में जो लघु पाषाण युग है उसमें जो औजार बनाए जाते थे वो किसके बने होते थे? इनमें हड्डियों का और लकड़ियों के मुट्ठे का प्रयोग करके हंसिया या आरी जैसे बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है और इसे क्या कहा जाता है? नवपाषाण युग। यानी नवपाषाण युग का जो मतलब है वो क्या होता है? नवपाषाण युग में मनुष्य जो है वो स्थायी जीवन, नवपाषाण युग में मनुष्य ने क्या किया? स्थायी जीवन जो है वो व्यतीत करने लगा। वह कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करने लगा। यानी नवपाषाण युग क्यों कहा जाता है? इसमें मनुष्य का जो जीवन है वो स्थायी होने लगा और वो कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करने लगे, बर्तनों का भी उपयोग करने लगे जिसमें वो अपनी चीज़ें रखने लगे। इस प्रकार जो है वो नवपाषाण युग माना जाता है कि उसमें एक तो मनुष्य स्थायी रहने लगा, पशुपालन का भी उसने जो है विकास शुरू कर दिया, यानी पशुपालने भी शुरू कर दी उन्होंने। अब है बदलती जलवायु। अगला जो हमारा बिंदु है वो क्या है? बदलती जलवायु। यानी हम जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जलवायु में जैसे बदलाव होता है उसी हिसाब से जो है पशु पक्षी जो होते हैं वो अपना भोजन खाते हैं। 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी। अब जब गर्मी बढ़ने लगी तो कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे और जिससे जो घास खाते हैं जैसे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, उन जानवरों की संख्या भी वहाँ क्या बढ़ने लगी क्योंकि वो जो है घास खाकर जिंदा रहने लगे। और जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आते थे। हमने एक बिंदु पीछे भी पढ़ा था कि जो आरंभिक मानव था वो जगह जगह क्यों घूमता था, तो उसमें एक कारण हमने पढ़ा था कि वो जानवर जहाँ चले जाते थे उनका पीछा भी करते थे क्योंकि वो जानवरों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। तो वो जानवरों का शिकार करने के लिए उनके पीछे आते थे और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। वो जानवरों के बारे में जानने लगे कि उनकी कैसी आदत है, उनका प्रजनन का समय कैसे होता है, क्या होता है। और तब इन लोगों ने क्या किया, उन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने लगे। और साथ ही इस काल में जो है मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। यानी इस समय लोगों ने मछली को भी भोजन के रूप में शुरू करना कर दिया। अब अगला जो बिंदु है वो हम पढ़ेंगे खेती और पशुपालन। यानी खेती किस प्रकार उन्होंने खेती की शुरुआत की आरंभिक मानव ने और किस प्रकार पशुपालन को उन्होंने शुरू किया। जैसे उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में हमने पीछे भी पार्ट 1 में पढ़ा था कि मनुष्य ने सबसे पहले कहाँ गेहूँ, जौ, धान की खेती आरंभ की थी। तो उपमहाद्वीप में जो भिन्न भिन्न इलाकों में लोग हैं, गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। महिला, पुरुष और बच्चों ने इन अनाज को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया।
जो पुरुष थे, महिला थे, उन्होंने लगा कि इन अनाज को हम भोजन के रूप में काम में ले सकते हैं, और वो ये भी सीखने लगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं, कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। और फिर जब उन्होंने अनाज को किस प्रकार पैदा होता है, कौन से समय में कौन सी फसल तैयार होती है, इन सब बातों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई, तो वो अनाज को धीरे धीरे खुद उगाने लगे, और इस प्रकार वो क्या बन गए, कृषक बन गए। और इसी प्रकार जब लोग हैं अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करते और उन्हें पालतू बनाने लगे। बनाया होगा उन्होंने, क्योंकि सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को उन्होंने पालतू बनाया था वह कौन सा था, कुत्ते का जंगली पूर्वज था। यानी आरंभिक मानव ने सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया था वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। फिर क्या किया लोगों ने, धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घर के नज़दीक उत्साहित करने लगे, और फिर उनको पालना शुरू कर दिया। और इस प्रकार ये जो जानवर होते हैं, जो ये बकरी, गाय, सूअर, ये जानवर क्या है, झुंड में रहते हैं और उनकी सुरक्षा करने लगे, और इस प्रकार वो जो है क्या बन गए, पशुपालक बन गए। अब क्या आप बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? यानी सबसे पहले उन्होंने कुत्तों को ही जो है पालतू क्यों बनाया? क्योंकि मनुष्य पहले क्या करता था, शिकार करके अपना पेट भरता था, और हमें पता है, हम जानते हैं कि कुत्तों की जो है वो सूंघने की क्षमता बहुत अधिक तेज़ होती है, और इसीलिए कुत्ता जो है पहले से ही आने वाले खतरे को भांप कर पहले चौकन्ना कर देता है। यानी कुत्ता जो है वो वफादार माना जाता है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले कुत्तों को ही पालना शुरू किया था। अब है उनकी बसने की प्रक्रिया। अब लोग जो धीरे धीरे हैं पौधे उगाने लगे, जानवरों को पालने लगे, तब उन्होंने क्या किया कि अब जब उनके पास जानवर हो गए, वो वहाँ खेती करने लगे, तो वो जब तक फसल तैयार होती तब तक वो एक ही स्थान पर रहते, और इस स्थान पर वो रहने से उस प्रक्रिया को उन्होंने क्या नाम दे दिया, बसने की प्रक्रिया। यानी वो जब एक जगह पर रहते, अपने जो फसल को बोते, वो फसल जब तक तैयार नहीं होती तब तक उन्हें वहीं रहना पड़ता था, और इस प्रकार जो है उस क्रिया को क्या कहा गया, बसने की प्रक्रिया। पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते थे। वो जो जानवर और जो जंगली पौधे जो होते हैं और जंगली जानवर, और आरंभिक मानव जो है फसल उगाने लगा, और जो जानवर पालता था उनसे वो अलग होते थे। और इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग जो है वो चयन करने लगे। यानी लोगों ने जो है अपने सुरक्षा, अपने तरीके के हिसाब से जो है जानवरों को और फसलों का चयन करने लगे। वो उन्हीं जानवर और पौधों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी। उन्हें लगता था कि इन जानवरों के बीमार होने की कम संभावना और इससे अधिक लाभ होता है, और लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनमें क्या होते थे, बड़े बड़े अनाज के दाने होते थे, और साथ ही उनकी जो डंठलें हैं वो मजबूत होती थी, और अनाज के पके दानों के भार को संभाल कर, यानी जो अनाज के दाने पक जाते थे उनको वो संभाल कर रखते थे ताकि अगले मौसम में उन्हें बीज के रूप में काम में ले सकें। और उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे, यानी हिंसक नहीं होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। जंगली जानवर और पालतू जानवरों में अंतर आने लगा। जंगली जानवर की तुलना में हम आज भी देखते हैं कि जो पालतू जानवर होते हैं उनके जो हैं सींग वो क्या होती है, हाँ, वो जो उनके सींग होते हैं वो छोटे होते हैं पालतू जानवरों के। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। इस प्रकार जो है पूरी दुनिया में लोग जो है धीरे धीरे बसने लगे।
और आज हम जो भोजन करते हैं वो इस बसने की प्रक्रिया की वजह से, आज जो हम भोजन करते हैं, जो हमारे रहन सहन का जो तरीका है वो सारा जो है इसी बसने की तरीके का है। और कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में जो है गेहूँ तथा जौ आते हैं। और जो जानवर है उनमें जो है सबसे पहले पालतू जानवर कौन सा आता है, कुत्ता, और उसके बाद में जो आते हैं वो भेड़ बकरी के। अब हम अगला बिंदु जो है जिसका अध्ययन करेंगे वो है एक नवीन जीवन शैली। आप किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, इसे अब आप प्रैक्टिकल करके देखो कि हम किसी बीज को बोते हैं और फिर हम ये देखेंगे कि उसको विकसित होने में, यानी वो जब पौधा बनकर तैयार हो जाता है, उसमें फूल और बीज, और जब वो पूरा एकदम तैयार फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसमें कितना वक्त लगता है। कुछ महीने, कईयों में कुछ दिन, कईयों में फिर साल लग जाता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। अब जो लोग जो है वो फसल उगाते थे, जो अभी हमने पीछे पढ़ा भी, समझा भी, कि वो फसल जब तक तैयार नहीं हो जाती तब तक लोगों को वहीं रहना पड़ता था उनकी देखभाल के लिए। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग और फिर उसको संभाल कर रखना, इस प्रकार जो है उन्हें एक जगह रहना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। अब जब उनके फसल पककर अनाज तैयार हो जाता था तो उस अनाज को लंबे समय तक खाने के लिए, काम लेने के लिए, और फिर उसको अगली साल के लिए बीज के लिए बचाकर लेने के लिए उन्हें उसको संभाल कर रखना आवश्यक था। और इसीलिए लोगों ने एक और प्रक्रिया सीखी, जो क्या सीखी, भंडारण की बात सोची। उन्होंने सोचा कि इसका कुछ जो है भंडारण, इसको हम बचा कर रखना, जैसे हम लोग भी रखते हैं ना, गेहूँ साल भर के घर में गेहूँ खरीदते हैं, किसान अच्छी जो फसल के बीज होते हैं उनको संभाल कर रखते हैं। तो इसी प्रकार आरंभिक मानव ने भी भंडारण की बात सोची और इसके लिए लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदकर उन्हें संरक्षित किया। अब प्रश्न हमारा ये है कि क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रहण करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? यानी जो शिकारी थे वो भोजन संग्रहण करने वाले बर्तन जो क्या वो खुद बनाते थे। तो शिकारी या भोजन संग्रहण करने वाले बर्तन नहीं बनाते होंगे। क्यों? क्योंकि वो भोजन की तलाश में सदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। हमने पढ़ा कि वो भोजन की तलाश के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे, और जब वो एक जगह से दूसरी घूमते रहते तो वो इतना अधिक भोजन संग्रहण नहीं करते थे, और भोजन के संग्रहण के लिए बर्तनों की भी उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ती होगी। इस प्रकार अब जो है हम अगला पढ़ते हैं, जानवर और चलते फिरते खाद्य भंडारण। यानी आरंभिक मानव जो है वो किस प्रकार तो जानवरों को रखते थे और किस प्रकार अपना खाद्य, उनका भंडारण। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। जब आरंभिक मानव ने देखा कि जानवरों को जब वो पालते हैं, उनकी प्रजनन होती है, तब उन्होंने देखा कि उनकी संख्या जो है बढ़ती है। संख्या तो बढ़ती है, साथ में क्या है, दूध देने वाले जानवरों से दूध प्राप्त होता है और जो एक भोजन का अच्छा स्रोत है, और जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका था। यानी भोजन के भंडारण का उन्होंने देखा कि पशुपालन भी एक अच्छा तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? यानी भोजन के अतिरिक्त जानवरों से हमें क्या क्या मिल सकता है? तो भोजन के अतिरिक्त जानवरों से हमें जैसे उनकी खाल से चमड़ा मिलता है, जानवरों की हड्डियों से वो औजार बनाते थे आरंभिक मानव, जानवरों से सामान ढोने और गाड़ी खींचने का काम भी लेते थे। अब है आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है?
यानी आज जो है वो जानवरों का उपयोग हम किस लिए करते हैं। आज जो जानवरों का उपयोग गाड़ी खींचने और माल ढोने के लिए किया जाता है, खाल से चमड़ा भी बनाया जाता है, पालतू जानवर से जो दूध प्राप्त होता है, उसके अतिरिक्त जैसे खेती में भी पशु का प्रयोग किया जा सकता है। किसान जो है खेती करते हैं उस समय भी उनका प्रयोग लेते हैं और जानवरों से हमें खाद भी मिलती है। इस प्रकार जो ईंधन के रूप में भी काम में लाई जाती है। तो प्राचीन समय में जो जानवरों का उपयोग करते थे और आज जो हम जानवरों का उपयोग करते हैं, उन तरीक़ों में भी अंतर आया है। अब आज हम इस पाठ का इतना ही अध्ययन करेंगे। इसके आगे का जो पाठ है हम वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पाठ को एक बार अपनी बुक से अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, और इसमें आपको जो लगता है छोटे छोटे प्रश्न आप उनको अपनी कॉपी में बनाएंगे। धन्यवाद।